Good evening to all. This chapter is the winding up of a company, and that too under the Companies Act 2013. So, without any much delay, let's start with the chapter. कोई भी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो वो तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक उसे डिज़ोल्व ना किया जाए। और डिज़ोल्व हम किन मेथड से कर सकते हैं? जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, द फर्स्ट मेथड इज़ कि उस कंपनी का नाम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी से रिमूव कर दिया जाए। दूसरा अंडर सेक्शन 241 एंड थर्ड इज़ योर वाइंडिंग अप। अब वाइंडिंग अप किन किन चीज़ों में हो सकता है या किन किन रीजंस की वजह से हो सकता है? वाइंडिंग अप पहला रीज़न ये हो सकता है कि जिस पर्पज़ के लिए वो कंपनी बनाई गई थी, दैट पर्पज़ हैज़ ऑलरेडी बीन अचीव्ड। द सेकेंड रीज़न कुड बी कि जिस पर्पज़ के लिए वो कंपनी फॉर्म की गई थी या इनकॉर्पोरेट की गई थी, वो पर्पज़ अब अचीव करना इज़ इम्पॉसिबल। और थर्ड इज़ ऐसी कोई हैपनिंग ऑफ इवेंट होती है जैसे कि इंसॉल्वेंसी या लिक्विडेशन, तो उन केसेस में हम किसी भी कंपनी को वाइंड अप कर देते हैं। आगे आने वाले टाइम में हम इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ वाइंडिंग अप। अगर रिमूवल की बात करें तो कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से हम क्यों रिमूव करते हैं? जब वो डिफंक्ट यानी डिसफंक्शनल बेसिकली हो जाती है, एंड दिस प्रोविजन ऑफ डिसफंक्शनल इज गिवन अंडर सेक्शन 248 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप की बात करें तो इन लेमन लैंग्वेज वी कैन से कि वाइंडिंग अप इज समथिंग रिलेटेड टू दी बेसिकली इट्स एन इवेंट रिलेटिंग टू द एंडिंग ऑफ अ कंपनीज एग्जिस्टेंस। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स कंपनीज डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा या बाय विच द एसेट्स ऑफ द कंपनीज आर ईदर कलेक्टेड और रियलाइज्ड। उस कंपनी से जो भी लाइबिलिटीज़ अराइज होती हैं उन्हें डिस्चार्ज किया जाता है, और जो भी इस कंपनी का नेट सरप्लस होता है उसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप जिनके द्वारा ये 3 ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक नोट मैंने प्रोवाइड किया है कि वाइंडिंग अप प्रेसीड्स डिसोल्यूशन। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि वाइंडिंग अप इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी। और एज यू कैन सी ओवर हियर कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 94 कैपिटल ए ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 दिस प्रोवाइड्स फॉर द डेफिनेशन ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस, it's a winding up under this act, or it is a liquidation under the insolvency and bankruptcy code 2016. And by this definition we can assume the objective of this particular process, and that is कि वाइंडिंग अप का ऑब्जेक्टिव होता है टू रियलाइज द एसेट्स। जैसे मैंने ऊपर आपको एक कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाया, एसेट्स को रियलाइज करना, डेट्स को पे करना, और जो सरप्लस है उसे अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड इंसॉल्वेंसी। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस लिख रखे हैं। फर्स्ट अमंग देम इज़ कि इंसॉल्वेंसी के केस में जो है वो जो प्रॉपर्टी होती है वो इंसॉल्वेंट के हाथ से ले ली जाती है, यानी उसका कंट्रोल पूरी तरीके से हटा दिया जाता है। बट वाइंडिंग अप के केस में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी को ही बिलोंग करती है अनटिल एंड अनलेस दैट कंपनी इज डिसॉल्व। द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज जो प्रॉपर्टी ली गई है जिसका कंट्रोल ले लिया जाता है इंसॉल्वेंट से, वो दे दिया जाता है असाइनी को, ठीक है। और ये किसी भी पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के बाद ही होता है। बट वाइंडिंग अप के केस में जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है ट्राइब्यूनल के द्वारा, वो कंपनी में पावर वैसे ही एज्यूम कर लेता है जब कंपनी पूरी तरीके से सॉल्वेंट रहती है, यानी जब कंपनी का प्रोसेस रेजोल्यूशन का स्टार्ट ही हुआ होता है, ना तो उसकी लाइबिलिटी सेटल हुई होती है, ना ही उसके असेट्स सेटल हुए होते हैं, ना ही सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, बट लिक्विडेटर कंपनी के सॉल्वेंट रहते हुए ही अज्यूम कर लेता है चार्ज। अब हम वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन के बीच में डिस्टिंक्शन कर लेते हैं, क्योंकि बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि वाइंडिंग अप इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी। लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप को आप कह सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ अ कंपनी, और डिसोल्यूशन इज कंसिडर्ड एज अ लीगल डेथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है वो या तो कंपनी खुद अपॉइंट करती है या कोर्ट अपॉइंट करती है।
बट डिसोल्यूशन के केस में जो डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास किया जाता है वो सिर्फ एक कोर्ट ही पास कर सकता है। द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि जो लिक्विडेटर है वाइंडिंग अप के प्रोसेस के दौरान कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, बट सिंस आपको पता है कि डिसोल्यूशन इज कंसिडर्ड एज अ लीगल डेथ ऑफ अ कंपनी, तो जब कंपनी ख़त्म हो चुकी है तो वहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। तो सेक्शन 270 of the Companies Act 2013 it provides for the modes of winding up, जो दो है। पहला तो है बाय ट्राइब्यूनल और सेकेंड इज वॉलंटरी। जो भी ट्राइब्यूनल के द्वारा वाइंडिंग अप होती है दैट इज कॉल्ड कंपल्सरी वाइंडिंग अप, और बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द रीजन बीइंग जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप का प्रोसेस है दैट हैज ऑलरेडी बीन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस हैज ऑलरेडी बीन रिपील्ड by the Insolvency and Bankruptcy Code and 11th Schedule, और उसी की वजह से कुछ मेजर अमेंडमेंट्स हुए थे कंपनीज एक्ट के अंदर 2013 वाले। तो हम कंपल्सरी वाइंडिंग अप के पूरे प्रोसेस को चेक कर लेते हैं कि क्या वो प्रोसेस है। एंड नाउ वी ऑलरेडी नो कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप एज सच वाला प्रोसेस जो है वो रिपील हो चुका है, ऑमिट हो चुका है, तो हमें अब उसे पढ़ने की ज़रूरत एज सच नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट कंपल्सरी वाइंडिंग अप। तो कंपल्सरी वाइंडिंग अप कब अकर करता है? जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी हो या बैंकरप्ट हो चुकी हो। तो कंपनी को ट्राइब्यूनल ऑर्डर करती है उस सिचुएशन में कि आप अपने आप को वाइंड अप करिए, ठीक है। अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है तो कोर्ट जो है, कोर्ट ऑफ लॉ जो है, वो एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है। और आप कह सकते हैं जो कंपल्सरी वाइंडिंग अप होती है, बेसिकली वाइंडिंग अप इज अ विलफुल रैपिंग अप ऑफ द हैपनिंग, ठीक है, ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, बट विद द हेल्प ऑफ द मीडिएशन ऑफ द कोर्ट। यहाँ पर कोर्ट इंटरफेयर करता है। अभी जो कंपल्सरी वाइंडिंग अप का प्रोसीजर है ये कंपनी के थ्रू या कुछ हम कैटेगरीज हैं कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं पिटिशन वाइंडिंग अप की। उन लोगों के द्वारा जब एप्लीकेशन इनिशिएट की जाती है तो ट्राइब्यूनल फिर वाइंडिंग अप को टेकअप करता है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं वो क्या क्या सर्कमस्टांसेस होंगे जिनमें कंपल्सरी वाइंडिंग अप अकर करेगी या ट्राइब्यूनल जो है वो वाइंड अप करने के लिए कंसिडर करेगा किसी कंपनी को। तो देयर आर these are the categories of the circumstances. फर्स्ट इज अगर कोई कंपनी अपना एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है वाइंडिंग अप को लेकर के। अगर कोई कंपनी अगेंस्ट एक्ट करती है किन चीज़ों के? फर्स्ट इज योर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, सेकेंड इज द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट दैट इज द कंट्री। अगर फॉरेन स्टेट्स के फ्रेंडली रिलेशन के अगेंस्ट उसने एक्ट किया है तो, और अगर पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी को अवॉइड करते हुए कोई एक्शन लिया है तो अगर इन सब चीज़ों के अगेंस्ट कोई कंपनी एक्शन लेती है या कोई एक्ट ऐसा करती है तो उस सिचुएशन में भी कंपनी का कंपल्सरी वाइंडिंग अप होना चाहिए या होता है। थर्ड इज अगर कंपनी फ्रॉडुलेंट नेचर की है या किसी अनलॉफुल पर्पज के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट इज कि अगर कोई कंपनी पिछले 5 सालों के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग में कोई डिफ़ॉल्ट कर रही है तो, और अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि इस कंपनी को वाउंड अप करना ही अब सही रहेगा तो दैट इज जस्ट एन इक्विटेबल क्लॉज। दीज आर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ कंपनी needs to be wound up compulsorily or by the tribunal, and it has been provided under section 271 of the Companies Act 2013. Now जितने भी हमने circumstances देखे they are quite understanding from the very term, but आप जब just and equitable clause की बात करते हैं तो this is very subjective in nature, तो इसी पे हमें थोड़ा ponderance की ज़रूरत है। हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। what is just and equitable clause? तो आप कह सकते हैं कि जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज जो है वो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ रेमेडी ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अगर कंपनी को या ट्राइब्यूनल को ऐसा लगता है कि हमें इस कंपनी को वाउंड अप करना है कंपल्सरली, तो अगर उसे कोई और क्लॉज समझ में नहीं आते हैं तो वो इस क्लॉज का एप्लीकेशन कर सकता है, प्रोवाइडेड ये सारे ग्राउंड में से कोई ग्राउंड उसमें प्रेजेंट हो तो। लेट्स सी व्हाट आर द ग्राउंड। पहला है अगर किसी कंपनी के मैनेजमेंट में कोई डेडलॉक है तो। सेकेंड इज कंपनी अपना सबस्ट्रैटम लॉस कर चुकी है। थर्ड इज किसी कंपनी के अंदर मिसमैनेजमेंट या लॉसेस चल रहे हैं, किसी कंपनी में ऑपरेशन चल रहा है, कोई कंपनी फ्रॉडुलेंट या इलीगल पर्पसेस के लिए काम कर रही है, और जहाँ पर कोई प्राइवेट कंपनी एक्चुअली अब पार्टनरशिप कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है,
तो उस सिचुएशन में जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज के अंदर ट्राइब्यूनल विल टेक एक्शन एंड order for winding up of that particular company. Now let's see who may file the petition for winding up. तो सेक्शन 272 सब क्लॉज 1 के अंदर प्रोवाइड किया गया है कि कौन कौन से लोग हैं जो वाइंडिंग अप के लिए कंपल्सरी वाइंडिंग अप के लिए ट्राइब्यूनल को अप्रोच कर सकते हैं. कंपनी itself. Second is contributories. Contributories is nothing but shareholders themselves. Registrar of the company, person authorized by the central government और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देमसेल्व्स. नाउ लेट्स सी कि जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है वो किस केस में पिटिशन फाइल करेंगे वाइंडिंग अप के लिए. तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर रजिस्ट्रार कोई पिटिशन फाइल कर रहे हैं किसी कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए तो वो पिटिशन शुड बी सब्जेक्टेड टू द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. और इस पिटिशन को फाइल करने के लिए 3 साल का लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइड किया गया है. यानी कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन देगी उस डेट से लेकर के 3 साल तक के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को वाइंडिंग अप का पिटिशन फाइल करना है. अदरवाइज दैट विल बी टाइम बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट. तो अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द ग्राउंड्स जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी पिटिशन फाइल करेंगे. तो फर्स्ट ग्राउंड इज अगर किसी कंपनी के स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और स्टैट्यूटरी मीटिंग को होल्ड करने में कोई डिफॉल्ट हुआ है. तो अगर कोई कंपनी अपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद कोई बिजनेस कमेंस नहीं करती है या अपना बिजनेस सस्पेंड रखती है पूरे 1 साल के लिए. तो द थर्ड इज अगर कोई कंपनी अपना डेट पे करने के लिए अनेबल है देन रजिस्ट्रार को ऑथराइज किया गया है अंडर सेक्शन 224 टू फाइल पिटिशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर कोई कंपनी के स्टैट्यूटरी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर्स लो डाउन हो जाते हैं, लेस एंड डाउन हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में भी. और अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि किसी भी कंपनी को वाउंड अप करना इज जस्ट एंड इक्विटेबल तो यहाँ पर भी जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज एक्ट करेगा. तो ये सारे ग्राउंड्स प्रोवाइड किए गए हैं जब रजिस्ट्रार किसी कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए पिटिशन फाइल कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब पिटिशन फाइल कर सकती है. तो सेक्शन 272 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज F के अंदर ये प्रोवाइड किया गया है ग्राउंड्स. तो अगर सेक्शन 210 एंड 213 के अंदर जो इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है किसी कंपनी की फंक्शनिंग के और अफेयर्स के इंस्पेक्शन के लिए, अगर वो ओपिनियन होल्ड करता है कि उस कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्रॉडुलेंट या अनलॉफुल है. सेकेंड इज अगर उस कंपनी के जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो गिल्टी हैं फ्रॉड, मिसफीजेंस या मिसकंडक्ट के, तो इन दोनों ही सिचुएशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ द जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज अंडर द जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज दे कैन फाइल ऑब्वियसली द पिटिशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द पावर ऑफ ट्राइब्यूनल. तो सेक्शन 273 के अंदर ट्राइब्यूनल की पावर डिस्कस की गई है. वो क्या क्या ऑर्डर्स कर सकते हैं विद इन 90 डेज. यहाँ पर भी एक लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइड किया गया है. 90 दिनों के अंदर अंदर उन्हें ऑर्डर पास करना होगा. अगर पिटिशन फाइल होती है तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं किस तरह के ऑर्डर्स होने की. पहला ऑर्डर हो सकता है कि वो पिटिशन को डिसमिस कर दें और कॉस्ट पे करने के लिए ऑर्डर कर दें. कोई ऐसा इंटरिम ऑर्डर जो उन्हें सही लगे, कोई प्रोविजनल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट या इसके अलावा कोई और ऑर्डर. सो दीज आर द प्रोबेबल ऑर्डर्स विच मे बी पास्ड बाय द ट्राइब्यूनल ऑन द फाइलिंग ऑफ द पिटिशन. लेट्स सी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर. अगर वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास होता है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज कि वाइंडिंग अप का ऑर्डर आते ही कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दैट ऑर्डर विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज. फिर रजिस्ट्रार जो है वो उसकी एंट्री करेगा अपने रजिस्टर में और उसको नोटिफाई करेगा एक ऑफिशियल गजट में. सेकेंड, जो ऑर्डर है वो ऑपरेट करेगा इन द फेवर ऑफ द क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज, क्योंकि यूजुअली ये उनके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को सेटल करने के लिए ही किया जाता है. थर्ड इज जो ऑर्डर है वो बेसिकली जितनी भी अथॉरिटीज़ होंगी उस कंपनी की उनके डिस्चार्ज ऑफ सर्विसेज का एक नोटिस की तरह काम करेगा. लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट होता है या लिक्विडेटर का जो फंक्शनिंग है वो इट कम्स टू एन एंड जैसे ही वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ जाता है. और जैसे ही वाइंडिंग अप का ऑर्डर आता है उस कंपनी के अगेंस्ट कोई भी सूट या लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट की जा सकती है. सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वाइंडिंग अप ऑर्डर. विद दिस we complete the components which have been given in your syllabus, but there are certain additional information which we need to know regarding the winding process of winding up. So let's
quickly talk about them also. तो among them is the duties of the company liquidator, जो अपॉइंट होता है लिक्विडेटर, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, एंड ऑल्सो द पावर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल रिगार्डिंग दी बाइंडिंग अप. तो पहले हम ड्यूटीज़ की बात कर लेते हैं. सेक्शन 290 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये मेंशन है, और 1956 वाले एक्ट के अंदर 457 सेक्शन था ये. तो ड्यूटीज़ में से पहली ड्यूटी है कि सबसे पहले तो कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी कस्टडी ले लेना, उसके जो कॉन्ट्रीब्यूटरीज़ हैं उनकी लिस्ट को सेटल करना, ठीक है. जो भी प्रूफ ऑफ डेथ्स हैं उनको एडमिट या रिजेक्ट करना, किसी भी ऐसे कंसर्न अथॉरिटी को बुलाना जिसकी लाइबिलिटीज़ या असेट्स रिक्वायर्ड हो सेटल करने के लिए वाइंडिंग अप ऑर्डर के हिसाब से, कंपनीज़ के डेट को पे करना, बुक्स पेपर्स डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड की तरह मेंटेन करना, जो प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन चल रहा है उसको रिपोर्ट करना टू द कंसर्न अथॉरिटी, पे प्रॉपर अकाउंट्स को मेंटेन करना, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कॉन्ट्रीब्यूटरीज़ हैं उनमें जो बैलेंस या सरप्लस अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना. सो दीज आर द ड्यूटीज़ ऑफ द लिक्विडेटर जो अपॉइंट किया जाता है वाइंडिंग अप के प्रोसेस के दौरान. अब हम पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल की बात करें तो सबसे पहला है कि वो भी कॉन्ट्रीब्यूटरीज़ की जो लिस्ट है उन्हें सेटल करते हैं, वो प्रॉपर्टी की कस्टडी को कंपेल करते हैं देने के लिए, कंपनी को कंपेल करते हैं कि आप हमें अपनी कंपनी की प्रॉपर्टी है जो उसकी कस्टडी हमें या जो ऑफिशियल लिक्विडेटर हमने अपॉइंट किया है आप उसको सौंप दीजिए. नेक्स्ट इज़ राइट टू सेट ऑफ. द नेक्स्ट इज़ जितने भी कॉन्ट्रीब्यूटरीज़ हैं उनके राइट्स को एडजस्ट करना. अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी एब्सकॉन्डिंग है तो उसे अरेस्ट करने का भी पावर होता है ट्राइब्यूनल के पास में. जो प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनका एग्जामिनेशन करने का भी और पावर होता है. कंपनी को डिसॉल्व करने का भी पावर होता है, और ये जो डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी का ऑर्डर होता है ये पास किया जाता है अंडर सेक्शन 302 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. कोर्ट के पास ये भी ट्राइब्यूनल के पास ये भी पावर है कि वो किसी भी जो कोर्ट ने कंपनी का डिसोल्यूशन डिक्लेयर किया है उसे वॉइड डिक्लेयर कर सके. सो दीज आर द पावर्स ऑफ अ ट्राइब्यूनल रिगार्डिंग द वाइंडिंग अप ऑर्डर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर वॉलंटरी वाइंडिंग अप. ये बात की गई थी इसकी अंडर सेक्शन 304 से 323 एंड 325. ये सारे प्रोविजंस हैव बीन ओमिटेड बाय द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 एंड शेड्यूल 11. दैट इज ऑल रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी. जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी जो आपको जाननी चाहिए थी वो सब मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं. थैंक यू सो वेरी मच. गुड नाइट.